अगर इस डायरी के एक पेज पर आपकी राइटिंग खराब हो जाए तो उस पेज को हटाना प्रेफर करोगे या फिर पूरी डायरी को हटाना प्रेफर करोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉज। तो आज का सेशन हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर है। अगर एक स्टैट्यूट का एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या ये पूरा का पूरा एक्ट वॉइड डिक्लेयर हो गया या फिर सिर्फ ये प्रोविजन ही वॉइड डिक्लेयर हुआ है? तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में एड्रेस किया है। पर उन जजमेंट्स पर जाने से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब जान लेते हैं कि अगर एक स्टैट्यूट का एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये पार्ट ओमिट होने से इस पूरे एक्ट के नेचर पर या इस पूरे एक्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ इस प्रोविजन को जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इसी पार्ट को वॉइड माना जाएगा, ना कि पूरे एक्ट को। क्लियर? पर इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर ये प्रोविजन ओमिट होने से इस पूरे एक्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके नेचर पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, तब इस केस में इस पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर करना होगा, ना कि सिर्फ इस प्रोविजन को। तो अब चलते हैं जजमेंट्स पर। तो सबसे पहला केस हमारा ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास, जो कि 1950 का केस है। इस केस में पिटिशनर अंडर आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन लगाता है हैबियस कॉर्पस की। क्यों? क्योंकि पिटिशनर को प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 में डिटेन कर रखा होता है, जिसका सेक्शन 14 डिटेन्ड पर्सन को ये प्रोहिबिट करता था कि उसके डिटेंशन के ग्राउंड को कोर्ट में डिस्क्लोज किया जा सके। तो इस केस में पिटिशनर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 को चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 22 को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 को ओमिट करने से पूरे एक्ट पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसलिए सिर्फ सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, वॉइड डिक्लेयर किया गया, ना कि पूरे एक्ट को। एंड सेकेंड केस हमारा कि ये तो होलाहन 1993 का केस है, जिसमें इस केस में 10th शेड्यूल जो कि डिफेक्शन लॉ से डील करता है, इसके पार्ट 7 को चैलेंज किया जाता है। पार्ट 7 जुडिशियल रिव्यू पर बार लगाता था। इस केस को एंटी डिफेक्शन लॉ को ऑलरेडी हम एक सेशन में ले चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट 10th शेड्यूल का पार्ट 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है, पर बाकी के पार्ट्स वॉइड डिक्लेयर नहीं होते हैं, सिर्फ पार्ट 7 को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हुए। एंड लास्ट केस हमारा जो कि रीसेंट लैंडमार्क केस है, राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। इस केस में पार्ट 9 बी को चैलेंज किया जाता है। जब ये गुजरात हाई कोर्ट में होता है तो गुजरात हाई कोर्ट पूरे पार्ट 9 बी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। पर फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में पार्ट 9 बी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, इस पार्ट को स्ट्रक डाउन कर देती है, पर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, इस पार्ट को अपहेल्ड कर देती है। तो इसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करते हुए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन दोनों को अलग किया जाता है। एंड इस केस का भी ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। सो आई होप कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड इससे रिलेटेड लैंडमार्क केसेस भी क्लियर हो गया। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ लॉज के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।